एक मिनट, बस एक मिनट में। Hello, good evening, guys. Am I audible to you all? Yes, sir. Yes. Okay. अभी ग्रुप्स में एक पीडीएफ आई होगी आप लोगों के पास, जो आज के अमेंडमेंट्स और जजमेंट्स इम्पोर्टेंट और जो कमीशंस हैं उसके लिए, तो आप लोग उसको ओपन कर लीजिएगा। कोशिश की है मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स और कमीशंस और जजमेंट्स जो मेरे को लग रहे थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो सब कवर करने की। बाकी देखते हैं, एक एक करके कवर करते हैं। अमेंडमेंट्स में जो मैंने लिस्ट है, आई थिंक ये काफी सफिशिएंट है। इससे बाहर नहीं रहना चाहिए कोई भी अमेंडमेंट। पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं, उनका देख कर ही मैंने एवेल्युएट करके ये जो प्रिपेयर किया है। एक एक अमेंडमेंट को डिस्कस करना है या जो इम्पोर्टेंट है? मैं एक बार ऐसा करता हूँ, स्पीड में जितने भी हैं सबको एक बार बोल देता हूँ, किसी में कोई इशू लगे तो बता देना, ठीक है? फर्स्ट अमेंडमेंट जो था वो 1951 में आया था। इससे जो है 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल किसकी बात करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 9th शेड्यूल। सर लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारीज वगैरह। करेक्ट। जुडिशियल रिव्यू सर। एंड देन उसके बाद सर जुडिशियल रिव्यू की भी बात करता है ना? जुडिशियल रिव्यू की 9th शेड्यूल। यस सर। शेड्यूल हाँ करता है। और इसके बाद 7th अमेंडमेंट है, 1956 में आया था ये। जो 1956 में साउथ में एक इशू चल रहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो, जिसमें आंध्र प्रदेश में चल रहा था। पोटी श्रीरामुलु के जो है उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, तो उसको देखते हुए एक अमेंडमेंट किया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे। इसमें 14 स्टेट जो है इंडिया को डिवाइड किया गया था, तो ये 7th अमेंडमेंट उससे रिलेटेड है। उसके बाद 21st अमेंडमेंट है जो कि 1967 में था। इसमें सिंधी लैंग्वेज को एक शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 36th अमेंडमेंट है 1975 में। इसमें सिक्किम को जो है यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट के तौर पर बनाया गया था। सिक्किम उससे पहले चोग्याल डायनेस्टी थी एक, वो रूल करती थी सिक्किम पे, तो सिक्किम एक अलग ही था। उसके बाद ये 36 है। 35th अमेंडमेंट में इसको जो है एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, और 36 में फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था इसको अंडर यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद 52nd अमेंडमेंट जो कि 1985 में था, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था इसको। इसमें उसके बाद 61st अमेंडमेंट 1989 में आया था। इसमें जो पहले वोटिंग एज जो थी वो 21 ईयर्स थी, उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इसी के थ्रू जो है।
इनकॉर्पोरेट की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद 65th अमेंडमेंट है 1992 में, जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन जो है बनाया गया था, वो 65th अमेंडमेंट से बनाया गया था 1992 में। एंड देन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 1992 में ही आया था, जिसमें कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था, ठीक है, एनसीटी। उसके बाद 70th अमेंडमेंट है 1992 में। इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है, ये काफी एंट्रेंस में आया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे दो यूनियन टेरिटरी हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में वोट कर सकते हैं। तो वो दिल्ली और पुडुचेरी हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो प्रेसिडेंट को वोट कर सकते हैं। ये जो है प्रोविजन, ये 70th अमेंडमेंट से जो है 1992 में ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये भी 1992 में था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये 3 लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में एज ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड की गई थी। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? ये तो क्लास में कराया है। पंचायत राज। ओके, पंचायत राज 1992 में। उसके बाद 74 म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, 1992 में आया था ये भी। उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में आया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले मैंने बताया था कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, तो उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। बाद में ये जो है 11th ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में। राइट टू एजुकेशन जो है कि 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज पेरेंट्स के लिए बनाई गई थी कि चिल्ड्रंस को जो है कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2004 में आया था। इसके थ्रू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं लोकसभा में या फिर स्टेट लेवल पे, स्टेट में जो होते हैं, उसमें 15% का रेस्ट्रिक्शन रखा गया था। इन सेंस की जैसे 500 मेंबर हैं लोकसभा में, या मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे 500 मेंबर्स हैं, तो 500 का 15% जो होगा उससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते उस हाउस में, ठीक है, इंक्लूडिंग पीएम एंड सीएम। सीएम एंड पीएम को इंक्लूड करके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते जो मिनिस्टर्स हैं वो। उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2004 में ही आया था। इसमें बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। 2004 में ही था ये भी। उसके बाद 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2006 में आया था ये। इसमें इसके थ्रू जो है 27% रिजर्वेशन जो है का प्रोविजन जो बनाया गया था ओबीसी के लिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसके बाद फिर 93rd के बाद 99th मैंने क्लास में कवर कराया था। एनजेक के जो प्रोविजंस थे वो 99th के थ्रू ही आए थे। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो बाद में जो है अबॉलिश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 50 का प्रोविजन बता के कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से जो है इसको वॉइड जो है करार दिया गया था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एनजेक। 100th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो बात करता है, उसमें फर्स्ट शेड्यूल को अमेंडमेंट किया गया था उसके थ्रू। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ एक्सचेंज हुआ था लैंड का, कुछ जमीन का जो है एक्सचेंज हुआ था, ठीक है। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया गया था इससे। 101 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017 में था। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रोविजन जो है वो लागू करे गए थे इसके थ्रू, ठीक है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में आया था। इसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, है ना। एंड देन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में आया था। इसके थ्रू 10% रिजर्वेशन दिया गया था ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन था। इसके बाद 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके थ्रू जो है रिजर्वेशन जो है एससी, एसटी और ओबीसी का। सर एक बार 103 रिपीट कर दीजिए। 103 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए।
जो 10% रिजर्वेशन था वो 103rd के थ्रू आया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 104th में रिजर्वेशन जो है वो नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। जो SC ST OBC का जो सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन चलता है वो नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। और इसके जो आप लोगों ने प्रोविजंस पढ़े होंगे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर होते हैं लोकसभा में भी और स्टेट लेवल पे भी। उस प्रोविजन को इस अमेंडमेंट 104th अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। अब जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 पीपल होते थे जो मेंबर बनाए जाते थे वो अब नहीं होंगे आगे से। 105th अमेंडमेंट 2021 में आया अभी। इससे जो है पहले ये था कि सिर्फ प्रेसिडेंट किसी कास्ट को जो है OBC का दर्जा दे सकता था। अब 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि वो किसी भी कास्ट को जो है OBC का दर्जा दे सकती है, ठीक है। इसके बाद जो 2 सबसे मेन जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 44th। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया था और 44th 1978 में आया था ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। इस अमेंडमेंट में एक तो प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया गया था। प्रीएम्बल में 3 वर्ड इंक्लूड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये प्रीएम्बल में 3 वर्ड जो है इंक्लूड किए गए थे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स के प्रोविजन है 323A एंड 323B, ट्रिब्यूनल्स के जो प्रोविजन है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आए थे, ठीक है। उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो इनकॉर्पोरेट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 4th A पार्ट और आर्टिकल 51A वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से की गई थी। इसके बाद 1976 में इमरजेंसी के पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा का लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर था वो 1-1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। उसके बाद 44th की बात करें, 44th में मैंने बताया था कि जो वर्ड है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 उसमें जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया था बाय द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन से जो है उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया था। और जो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको भी रिमूव कर दिया गया था, उसको 300A में एज अ लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। ये तो हो गया अमेंडमेंट का। इसके बाद इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की एक बार स्पीड में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ये समथिंग आई थिंक 30 के समथिंग होंगे, ये काफी हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स में जो चल रहे हैं जजमेंट्स उनको आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये मैंने लैंडमार्क जजमेंट हैं वो सब कवर कर लिए हैं इधर। उसमें सबसे पहले हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 39 आर्टिकल 39A जो है जो लीगल एड की बात करता है वो इसी केस से इवॉल्व हुआ है। इसी केस में लीगल एड के लिए क्या स्पीडी ट्रायल का भी हाँ स्पीडी ट्रायल का है, स्पीडी ट्रायल का इसमें दे रखा होगा केस। स्पीडी ट्रायल का कौन सा केस है सर? ये हुसैन खातून वाला ही है, स्पीडी ट्रायल का खातून वाला ही है सर। इसी केस हाँ, में कहा गया है ये फर्स्ट पीआई का केस भी है सर, फर्स्ट पीआई का केस भी है। एक सेकंड, एक केस में काफी चीजों की बात होती है बट मेनली एग्जाम में अगर देखोगे तो हुसैन खातून लीगल एड के लिए मेनली माना जाता है। बाकी स्पीडी ट्रायल की बात करते हो, स्पीडी ट्रायल के लिए भी इसमें मैंने केस लिख रखा है जो स्पीडी ट्रायल के लिए था। होगा यार करतार सिंह वर्सेस स्टेट पंजाब। कौन सा? करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस तो यार लिखा था मैंने इसमें। ये स्पीडी ट्रायल के लिए है सर, करतार सिंह वाला। करतार सिंह वाला है बट स्पीडी ट्रायल के लिए एक और कोई फेमस केस है मेरे दिमाग से उतर रहा है। मैंने इसमें आई थिंक मैं भूल गया इसमें नोट करना, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। स्पीडी ट्रायल के लिए वो है, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। करतार सिंह का इतना लैंडमार्क नहीं है, वो ज्यादा फेमस है। इसके बाद पैसिव स्मोकिंग के अगेंस्ट जो राइट्स थे वो मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बात की गई थी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये काफी लैंडमार्क केस है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड, आर्टिकल 21 से रिलेटेड काफी लैंडमार्क जजमेंट है ये। और
पासपोर्ट केस भी बोलते हैं इसको, पासपोर्ट केस। पैसिव स्मोकिंग क्या है? पैसिव स्मोकिंग इन द सेंस पब्लिक प्लेसेस में आप लोग देखते हो कि लोग स्मोकिंग करते हैं, तो उसका जो धुआं वगैरह है वो आपको अफेक्ट करता है, वो पैसिव स्मोकिंग होती है। आप इनडायरेक्टली इनहेल नहीं कर रहे, बट दूसरों की एक्ट्स की वजह से आपको इफेक्ट पड़ रहा है। पैसिव स्मोकिंग इज दैट। उसके बाद सुनील बत्रा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें राइट ऑफ अंडर ट्रायल्स के बारे में बात की गई थी। अंडर ट्रायल्स के जो राइट्स हैं उसके बारे में बात की गई थी कि मतलब अपने पसंद के लॉयर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं, और ये सब जो है जो हमारा बात करता है, जो आर्टिकल 20 जो है ना, उसी के रिलेटेड गाइडलाइंस थी इसमें, सुनील बत्रा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद राइट टू डाई, ये ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड एक पी रथी नाम का केस था, उसमें डिस्कस किया गया है। और ये पैसिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया का ये काफी लैंडमार्क केस था, काफी चर्चा में रहा था, अर्नब शनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। एलजीबीटी केस, होमोसेक्सुअलिटी के, इसमें 4 केस मैंने क्योट कर दिए हैं, बट जो सबसे रिसेंट है इसमें वो नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सबसे बाद का केस है। इसके थ्रू जो है एलजीबीटी का जो मैटर था वो डिसाइड हुआ था फाइनली, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद सबरीमाला टेम्पल का इशू आप लोगों ने सुना ही होगा, वो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें डिसाइड हुआ था सबरीमाला का केस। ठीक है। और एक शाहबानो जजमेंट, शाहबानो जजमेंट में मुस्लिम्स में जो मुस्लिम्स क्या जनरली इसमें मेंटेनेंस की बात की गई थी, वाइफ्स को जो मेंटेनेंस होता है हस्बैंड्स के थ्रू, उसकी बात की गई थी शाहबानो जजमेंट में। ठीक है। ये भी याद रख लेना, इसमें मैंने सेक्शन मेंशन कर दिया है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 125, ये मेंटेनेंस की बात करता है। ठीक है। और उसके बाद राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन मोहिनी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड उनई कृष्णन केस। ठीक है। इसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस मैं पहले भी बताया था क्लास में, जुडिशियल एक्टिविस्ट के तौर पे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट किया था, और ये राजस्थान में एक सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उससे रिलेटेड ये केस है। ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बात हुई थी, और सबसे मेन जो है इसमें वो ये है कि बैलेंस बताया था सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच का बैलेंस जो है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये बोला मेडिकल हेल्प जो है, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे सबसे पहले, तो डॉक्टर्स नॉर्मली देखा होगा कि डॉक्टर्स बोल देते हैं कि एक्सीडेंट का केस है, पुलिस केस है, पहले पुलिस स्टेटमेंट लेगी या कंप्लेंट जो है लॉन्च करेगी, उसके बाद हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसी की बात की गई थी कि डॉक्टर्स का काम है मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, पुलिस का काम पुलिस कर लेगी बाद में, सबसे पहले पेशेंट की जो सेफ्टी है, लाइफ है, सबसे पहले वो है प्रायर, तो उसमें ये बोला गया था। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड साउंड पोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें नॉइज पोल्यूशन के रिगार्डिंग बात की गई है। एक इसके बाद शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें बोला गया था कि किसी को डेथ सेंटेंस थी और डेथ सेंटेंस में डिले हो रहा था काफी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर किसी के डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन में आप लोग अगर अनजस्टिफाइबल डिले कर रहे हो, तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। ठीक है। एक ये वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबको डायरेक्ट किया गया था कि ग्रीन बेंच जो है सेटअप करो। ये जो एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, जस्टिस कुलदीप सिंह इज नोन एज ग्रीन जज, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, डीयूएलएलबी में भी आई थिंक किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, नो हैंडकफिंग केस। एक्चुअली ये केस कुछ ऐसा था कि प्रेम शंकर शुक्ला एक सोसाइटी के काफी प्रेस्टिजियस सिटीजन थे, और पुलिस उनको अरेस्ट करते वक्त हैंडकफिंग, हथकड़ी लगा के ले जा रही थी, तो ये उसी के रिगार्डिंग केस था। उसमें कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई एप्रीहेंशन है कि ये पर्सन भाग सकता है, ये पर्सन अगर कस्टडी से भाग सकता है, या फिर पहले का उसका रिकॉर्ड खराब है, हैबिचुअल ऑफेंडर है,
उस केस में आप लोग हैंडकफिंग कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में हैंडकफिंग का ऐसी कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो ये हैंडकफिंग से रिलेटेड केस। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, आधार केस, वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आधार केस, ठीक है। प्राइवेसी के बारे में बात की थी इसमें। और उसके बाद राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये फ्रैंकिस कोरली वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें इशू की गई थी गाइडलाइंस अरेस्ट के टाइम के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी। अरेस्ट के टाइम के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी इन द सेंस कि उसको रीजन बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट किया गया है उसको, और उसके लॉयर से जो है वो किया जाएगा कंसल्ट करने के लिए अपने पसंद के लॉयर से। उसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो ये सब गाइड, और पुलिस स्टेशन में जो है सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगाए जाएंगे, और एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसमें कितने पर्सन को अरेस्ट किया गया, कब क्या किया गया, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो वो ऐसी डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसी केस से जो है गाइडलाइन इशू करी गई थी। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें 0 एफआईआर का केस है। 0 एफआईआर आप लोग आगे लॉ में पढ़ोगे, टॉर्ट्स में। 0 एफआईआर ये एक्चुअल में ऐसा केस था कि किसी के साथ कोई एक वुमेन ललिता कुमारी, उसके साथ कोई क्राइम होता है, तो वो एक पुलिस स्टेशन में जाती है अपनी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बोल देते हैं कि वो एरिया हमारे अंडर में आता ही नहीं है, आप उस वाले पुलिस स्टेशन जाओ। वो उस पुलिस स्टेशन जाती है, वहां से भी उसको सेम रीजन दे दिया जाता है कि हमारे में नहीं आता, तीसरी जगह भेज देते हैं। ऐसे करके वो काफी इधर उधर चक्कर काटती है, बस उसका कंप्लेंट लॉन्च नहीं करते हैं। तो उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये मैटर नहीं करता है कि आपके अंडर में है कि नहीं वो एरिया, आप 0 एफआईआर उसको मेंशन करके और कंप्लेंट तो एटलीस्ट उसकी लॉन्च करोगे, बाद में उसका वो एरिया जहां भी जिसके भी जुरिस्डिक्शन में आता है, जिसकी अंडर में आता है, उस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दोगे, बट 0 एफआईआर आपको लॉन्च करनी ही करनी है। उसके बाद श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। और सतीश रेगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये तो अभी रिसेंट का ही केस है, आई थिंक 2020 या 2021 का केस होगा ये, सतीश रेगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें एक चाइल्ड गर्ल चाइल्ड थी, उसके साथ में कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था। तो वहाँ की एक फीमेल जज है मुंबई हाई कोर्ट की, नागपुर हाई कोर्ट में केस चल रहा था ये। तो वहाँ पे उन जो जज साहिबा थी, उन्होंने ये बोल दिया था कि स्किन टू स्किन जो है कुछ कांटेक्ट हुआ ही नहीं है, तो ये पॉक्सो के अंदर इसको रेप चार्जेस में हम ट्रायल नहीं कर सकते। तो ये वही सतीश रेगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्किन टू स्किन केस, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीर, हाँ पॉक्सो से रिलेटेड ही है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीर, इसमें बोला था कि अगर अनरीजनेबल डिले हो रहा है किसी प्रोसीजर में, तो वो बेल का एक ग्राउंड है। जैसे चार्जशीट में आप लोगों ने देखा होगा विद इन 40 डेज चार्जशीट जो है दाखिल करनी होती है। सर यूएपीए रिगार्डिंग केस नहीं था कौन सा? कि यूएपीए में हम जल्दी बेल ग्रांट करने की कोशिश करेंगे, अगर यूएपीए में अगर आपकी पनिशमेंट ज्यादा लंबी हो, एक्सटेंडेड हो, तो उसमें यूएपीए में हम बेल ग्रांट कर देंगे अगर ज्यादा लंबी चलेगी पनिशमेंट तो। यूएपीए के तो प्रोविजंस ही अलग हैं, उसमें तो जो नॉर्मल लॉज हैं वो तो स्पेशल लॉ है। नॉर्मल जो प्रोविजंस है यूएपीए का तो काफी उससे अलग है। लेडीज जस्टिस गनेडी वाला नाम था शायद उनका, गनेडी वाला। के नजीब में ग्राउंड ऑफ बेल के बारे में बोला था। एक्चुअल में इसको लीगल टर्म में बोले तो इसको डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। डिफॉल्ट बेल मतलब अगर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी अगर ऐसा एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से कि प्रोसीजर में देरी आ रही है, तो वो एज अ मैटर ऑफ राइट अक्यूज्ड को बेल ग्रांट की जा सकती है। तो ये उसी से रिलेटेड था के नजीब का केस। जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी अभी 2020 या 2021 का केस है। मराठा रिजर्वेशन से जो है रिलेटेड है ये। अच्छा, मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड कमिटी थी जस्टिस गायकवाड़ कमिटी, मैंने मेंशन कर दी है तो देख लेना आप लोग। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये डेथ पेनल्टी से रिलेटेड केस है। डेथ पेनल्टी में उसमें बोला था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट जो मैटर्स होंगे उनमें डेथ पेनल्टी दी जाएगी। डेथ पेनल्टी को हर केस में नहीं दे सकते डेथ पेनल्टी, ठीक है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मंडल कमीशन का केस भी इसको बोलते हैं।
इसमें ये बोला गया था, काफी लैंडमार्क जजमेंट है ये, आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा साहनी का केस, मंडल कमीशन केस। इसमें ये बोला था कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी वैकेंसी में या कहीं भी रिजर्वेशन को 50% से एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। 50% से एक्सीड रिजर्वेशन को किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते। ऐसा मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्युलरिज्म का से रिलेटेड ये केस था, ठीक है। सेक्युलरिज्म, ठीक है। सरला मुद्गल, इसमें सरला मुद्गल का केस ऐसा था, आप लोग पढ़ोगे बाद में फैमिली लॉ में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही होगा ड्यू में। सरला मुद्गल का केस ये था कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड अपना, दोनों हिंदू होते हैं, हस्बैंड जो है वो जो है अपना कन्वर्जन कर लेता है मुस्लिम, इन मुस्लिम रिलीजन, और उसके बाद वो दूसरी शादी कर लेता है। तो उसके बाद फिर कोर्ट में जाता है केस, तो जो हस्बैंड है वो ये दलील देता है कि मैं तो मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्जन कर दिया, वहां पे तो बाइगेमी अलाउड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपका कन्वर्जन करने का जो अल्टीमेट मोटिव है, जो अल्टीमेट इंटेंशन है, वो शादी करना है, आपका रिलीजन में कोई फेथ नहीं है उसमें, मुस्लिम रिलीजन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कन्वर्जन के बाद जो बाइगेमी है वो इनवैलिड है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये सर, बेरूबाई, हाँ सर एक बार एसआई बोमाई वाले केस में एक पॉइंट ऐड कर लीजिए सर, वो कि ना इमरजेंसी से भी रिलेटेड था कि जो स्टेट मतलब इमरजेंसी लगा हाँ देती हाँ थी ना कभी भी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इमरजेंसी से रिलेटेड केस है, मैं एक्चुअली मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, इमरजेंसी से रिलेटेड केस है। बट अगर एग्जाम में जो पूछते हैं तो सेक्युलरिज्म से ही ऑलमोस्ट ही आता है, ठीक है। तो देख लेना। इसके अलावा ये मैंने मेंशन कर दिया इसमें बेरूबरी यूनियन केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस तो फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल वाले जो चैप्टर कराए होंगे अनुभव सर ने, उसमें बताए होंगे ना, तो एक बार ये देख लेना वहां से। इसके बाद कमेटी की बात की जाए, कमेटी ये 20 के समथिंग होंगी आई थिंक। मुकुल मुद्गल कमीशन, ये आईपीएल में जो स्पॉट फिक्सिंग का मैटर हुआ था, उसका स्कैंडल से रिलेटेड है ये केस। मुकुल मुद्गल कमेटी उसी के लिए बनाई गई थी, उसको प्रूव करने के लिए। वी शंकरानंद कमीशन, ये बोफोर्स स्कैंडल हुआ था, बोफोर्स का कुछ प्लेन वगैरह थे, ये कुछ मिसाइल वगैरह थी बोफोर्स के नाम से, तो उसका कुछ करप्शन हुआ था उसमें, कुछ उससे रिलेटेड है ये। जेम्स लिंगडॉय कमिटी, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट बॉडी इलेक्शंस, जैसे कॉलेजेस में इलेक्शन होते हैं स्टूडेंट यूनियन के, उसके रिगार्डिंग ये कमेटी बनाई गई थी। आर के राघवन कमेटी, ये कॉलेजेस में रैगिंग के जो हैं इश्यूज, उससे रिलेटेड बनाई गई थी, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी को जिसने हेड किया था उनका नाम फजल अली था, ये मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। 3 मेंबर थे इसमें, फजल अली जो कि हेड कर रहे थे, उसके अलावा के एम पनिकर एंड एच एन टूजू, ठीक है। इसमें जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन किए गए थे, 7th जो अमेंडमेंट था, 7th अमेंडमेंट 1956 में जो भी मैंने बताया था, उसी सबसे रिलेटेड है ये कमेटी, ठीक है। नानावती कमीशन 1984 में जो सिख वाले जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उसको रिलेटेड थी, उसको प्रूव करने के लिए, रिपोर्ट सौंपने के लिए, उसके लिए नानावती कमीशन थी, ठीक है। इसके बाद नानावती शाह कमीशन, गोधरा कांड जो हुआ था, गोधरा ट्रेन इंसिडेंट, उससे रिलेटेड है। मलीमत कमीशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिव्यू करने के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि डिले होता है और क्या क्या जो लूप होल्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसके रिगार्डिंग ये कमेटी बनाई गई थी। कोठारी कमीशन एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है। लिबरन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, लिबरन कमीशन 1992 में जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई थी, लिबरन कमीशन, अपने के कैसे कैसे सब क्या इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग। उसके बाद सोली सोराबजी कमीशन, ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये थी लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड। इसमें रंगनाथ मिश्रा को कभी कभी ऐसे करके पूछ लेते हैं कि मुस्लिम से मुस्लिम के वेलफेयर के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो वो भी रंगनाथ मिश्रा। इसको लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी करके इसको याद रखना आप लोग, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। कपूर कमीशन, महात्मा गांधी का जो हुआ था, उनका जो मर्डर हुआ था उससे रिलेटेड। वांचू कमीशन, टैक्स इंक्वायरीज, टैक्स से रिलेटेड जो टैक्स की चोरी वगैरह होती है उस सब के रिगार्डिंग ये वांचू कमीशन। एन बोरा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इससे रिलेटेड है। जस्टिस वर्मा कमेटी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, मैं इसमें 2013 ऐड करना भूल गया हूँ जस्टिस वर्मा कमेटी में।
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 का जो अमेंडमेंट था, उसके लिए थी ये कमेटी। जो फाइनल जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो इसी कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की थी जस्टिस वर्मा कमेटी ने, उसके बाद वो अमेंडमेंट्स आए थे। ठीक है, वो 2013 ऐड कर देना उसमें। करता हूँ ना, जैसे फटती है तब पढ़ाई हो पाती है, बस वो फटती है एक दिन पहले बस जाके। अलग कमीशन, सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी कैसे क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कंडक्ट होंगे, इस सब के रिगार्डिंग अलग कमीशन। मंडल कमीशन अभी बताई था इंदिरा साहनी वाले केस में, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो प्रोविजंस हैं, फिर रिजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड उनकी पॉपुलेशन काउंटिंग, उस सब के जो मैटर्स थे वो मंडल कमीशन में थे। और 3 कमीशन है इसमें, नेक्स्ट मुखर्जी कमीशन, खोसला कमीशन एंड शाहनवाज कमीशन। ये सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ हुई थी उसके रिगार्डिंग थे कि कैसे क्या इंसिडेंट हुआ था, उनका कंफर्म नहीं है ना कि क्या इंसिडेंट हुआ था पूरा वो, तो उसके रिगार्डिंग ये तीनों कमीशन है। कोठारी कमीशन एजुकेशनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। पीसी चाको 2G घोटाला, 2G स्कैम जो हुआ था उससे रिलेटेड है ये पीसी चाको। ये फिर उसके बाद श्री कृष्ण कमीशन, तेलंगाना का जो स्टेट खुद का जो दर्जा दिया गया था उससे रिलेटेड है कि 2014 में तेलंगाना जब स्टेट बना था, 29th स्टेट, उससे पहले ये कमीशन जो है यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था कि अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि नया स्टेट बनाने की जरूरत है या नहीं, तो उससे रिलेटेड है ये श्री कृष्ण कमीशन। ठीक है सर, एक कोठारी कमीशन हाई कमीशन सर्विसेज के लिए वो नहीं था रिफॉर्म्स, मतलब ये जो हायर सिविल सर्विसेज होती हैं उसके लिए? कोठारी कमीशन, जी सर। कोठारी कमीशन एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है। एक पीसी होता कमीशन भी है। ऐसे तो काफी कमीशंस हैं, मेरे पास भी 150-200 की लिस्ट थी, उसमें से ये मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं अपने। और सर टोटल कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना? हाँ हाँ हाँ, अभी जम्मू कश्मीर का जो मैटर हुआ है उसके बाद 28 है। ठीक है सर। सर लेकिन यूटी अभी भी, जम्मू एंड कश्मीर को अभी भी यूटी दिखाते हैं? हाँ, वो तो यूटी है ना अभी भी? हाँ यूटी है। मतलब ठीक है। ओके, एक सेकंड रुको, स्पीडी ट्रायल का मैं केस बताता हूँ कौन सा है। और मैं अपना जो है ये हो गया आप लोगों का, बाकी कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। भैया एक बार वो जो आपने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनजेक वाला बताया, उससे रिलेटेड जो केस बताया था वो रिपीट करना। सॉरी, एक बार रिपीट कीजिए। जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था एनजेक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपने केस बताया था ना? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एनजेक को अबॉलिश किया गया था इसमें। ठीक है, स्पीडी ट्रायल का मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को जितना याद है शायद शीला बरसे केस था, कंफर्म नहीं है, मैं ग्रुप में बता दूंगा आप लोगों को, वरना आप लोग गूगल कर लेना। शीला बरसे का केस था वो। सर शीला बरसे का तो राइट टू लाइफ है सर, वो तो राइट टू लाइफ तो उसमें उसने डाला था 14 के अंदर, शीला बरसे में तो। अच्छा, शीला बरसे अलग है यार, मेरी लिस्ट में करतार सिंह है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, करतार सिंह है वो केस जो स्पीडी ट्रायल वाला है, फेमस केस है। और फिर स्पीडी ट्रायल के बाद सर फिर ये आपका उसके बाद, हाँ सुन, ये उसके बाद खातून वाला है सर, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यार मेरे पास एक और लिख रहा था वो शीला बरसे वाला सर, शीला बरसे वाला सर वो है कि नाम है उसमें, हाँ, 14 में बताया उसको, शीला बरसे वाले को राइट टू लाइफ का। अलग हो सकता है, मेरे को यार याद नहीं आ रहा, मेरी लिस्ट में था वो। कोई नहीं, हुसैन खातून आप लोग याद रखना, मैं देख लूंगा। बाकी ये नोट्स हैं, ये मतलब अमेंडमेंट्स का तो ये काफी सफिशिएंट है, अमेंडमेंट्स आप लोगों के इससे बाहर तो नहीं जाएंगे। बाकी आर्टिकल्स की आप लोग जो बोल रहे थे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स तो एक तो आर्टिकल फर्स्ट और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद आर्टिकल 12th आर्टिकल जो है स्टेट की जो बात करता है। 12 को अच्छे से देख लेना, 12 में जो दे रखी है ना स्टेट की डेफिनेशन वगैरह, और जो उसमें पार्ट जो दे रखा, क्या थोड़ा सुशील अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली वाला केस थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा। कौन सा? सुशील अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली।
ये कौन सा केस है? कौन सा केस है ये? आई थिंक ये 5 जज बेंच वाला केस है आपका वो क्या बोलो उसको, एंटिसिपेटरी बेल रिलेटेड। काफी केसेस होते हैं ऐसे, मेरे को तो ये पता नहीं है क्या केस है, तो मैं तो इसमें कमेंट नहीं कर सकता क्या है ये। बाकी मैं सुशील अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। मैं सर एक इसको बार मैं बता- बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपने सारे फ्रेंड्स को दे दूं सर, दे सकता हूँ सर? एक केस बता सकता हूँ इनको इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बिल्कुल 2021 का ही केस है, 22 का ही केस है सर। सब याद कर लेना कि बुद्धा देव वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके अंदर जो प्रोस्टिट्यूशन को डिग्निटी का टैग मिला है ना, वो सर उसका केस का ये नाम है। और जो डिग्निटी का और जी और जो डिग्निटी का टैग मिला है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करके दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बार की। और मैं केस का नाम एक बार सर कमेंट में भी लिख देता हूँ ताकि सबके पास पहुंच जाए। आई एम आल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक है। आर्टिकल में 12 की जो डेफिनेशन है उसको आप लोग ढंग से देख लेना। इसमें जो दे रखे हैं LIC, ONGC, स्टेट्यूटरी, नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज, ये सब, ये इससे पूछ लेते हैं कि स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, तो देख लेना एक बार। फंडामेंटल राइट्स के सब टोटल आर्टिकल 35 तक, इसके बाद 39A, 40, 44, 48 और 50, 51 ये इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल हैं वो सब कराए होंगे। आर्टिकल 123 है ऑर्डिनेंस के लिए, और 61 है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। बाकी ये सब 58 में क्वालिफिकेशन है, 54th में इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, 52nd में प्रेसिडेंट की जो है बारे में दे रखा है, ये सब आर्टिकल्स हैं। 76 अटॉर्नी जनरल का है, और वाइस प्रेसिडेंट का 63 में है। जुडिशियल पावर 72, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 72। ठीक है। जुडिशियल पावर्स के बारे में बात किया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है ना, जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आ जाता है उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं रिमिशन, कम्यूट, ये सब करने के लिए, बेसिकली टू ग्रांट पार्डन, अपना पनिशमेंट कम करवाने के लिए। तो वो आर्टिकल 72 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को उसके लिए। ठीक है। और 74th में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। और 108 जॉइंट सिटिंग के बारे में है, 108 में जॉइंट सिटिंग, ये सब देख लिया ना आर्टिकल में। जुडिशरी के जितने भी आर्टिकल्स जो मैंने अपने नोट्स में दिए थे, जुडिशरी के आर्टिकल सब एकदम रट लेना बिल्कुल। इसके अलावा 261, 267 कंसोलिडेटेड फंड है और कंटिजेंसी फंड। इसके बाद 248 है, 246 है, ये दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। 368 ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर दे रखा है 368 में, उसमें वो इम्पोर्टेंट है। 280 में फाइनेंस कमीशन दे रखा है। इसके बाद 324 to 329 ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है 315, ये इम्पोर्टेंट है। कैग का 148, 150, 149 ये सब है। अटॉर्नी जनरल में सिर्फ 76, 88 में जो उसका दे रखा है कि वो स्टेटमेंट दे सकता है पार्लियामेंट्री हाउसेस में, वो ठीक है, पढ़ लेना, एज से जो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके जो मटेरियल है वो प्रोविजंस है कि वो स्टेटमेंट दे सकता है बट वोट नहीं कर सकता, उतना इम्पोर्टेंट है, वो आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। 76 इम्पोर्टेंट है अटॉर्नी जनरल बस। पंचायती राज में जो है ये बस इतना याद रखना, 243 से 243O तक, और म्यूनिसिपैलिटी में 243 से 243 ZG तक। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, पंचायत में 29 और म्यूनिसिपैलिटी में 18, ये याद रख लेना। और इमरजेंसी के तो आर्टिकल तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, 352 और 356 एंड 360। और 359 भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि ये बोला गया था कि बाकी सब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हो, बट जो 20 एंड 21 है, 19 एंड 21 उसको नहीं सस्पेंड कर। 19 एंड 21 है ना,
20 एंड 21 उनको सस्पेंड नहीं कर सकते हो। 20 and 21 है। 20 एंड 21 उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हो। और 343 जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है वो इम्पोर्टेंट है। 344 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 343 याद रखना सब, यही है इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और तो यही है, बाकी मैं अपना नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर कोई भी इशू हो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, डिस्कस कर लेंगे। नोट्स मैंने ग्रुप में सब सेंड आई गए होंगे आप लोगों के पास, देख लेना। और किसी का कोई इशू हो। 123 जो है ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस में भी ये है कि प्रेसिडेंट को पावर है ही ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी लॉ बनाने की, बट उसमें भी प्रोविजंस हैं कि जब नेक्स्ट सिटिंग होगी उसकी पार्लियामेंट की तो उसके विद इन 6 वीक्स में जो है उसको राज्यसभा लोकसभा से दोनों से पास कराना है, ठीक है। ये 123 में 108 जॉइंट सिटिंग की बात करता है। पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में आ गई है, ठीक है। यही सब है। अच्छा, जॉइंट सेशन जो होता है आर्टिकल 108 उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जॉइंट सिटिंग में, ठीक है। यही सब है, बाकी तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड प्लस मनी बिल भी नहीं कराया जा सकता जॉइंट सिटिंग में। उसमें जॉइंट सिटिंग में 108 में हाँ मनी बिल भी नहीं पास किया जा सकता और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर जॉइंट सेशन होगा तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर। हाँ, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। यही है बस, ठीक है। एंड करें फिर। ओके, क्लास एंड करते हैं। बाकी नंबर मैंने शेयर कर दिया, कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कोई इशू हो तो जस्ट मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, आप लोग डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय गाइस। थैंक यू सर।